बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। शिखर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ बातों पर आपको गौर करना बहुत जरूरी है, या यूं कह लीजिए कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस सीरीज का पूरा लाभ घर बैठे उठा पाएंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि जो ऑफलाइन पढ़ाई है उसकी अपनी अलग महत्ता है। क्लास में जो ऑरा होता है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो शायद इसमें मिसिंग हो, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आपको अपने घर बैठकर फिलहाल इसी से काम चलाना ही पड़ेगा। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जब भी आप किसी भी शिक्षक का कोई भी वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं, या अभी मैं आपको फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो आप लेक्चर्स को पॉज कर करके सुने या पीछे ले जाकर रिवाइंड करके फिर से सुने, ताकि आपको चीजें बार बार सुनने से और बेहतर तरीके से समझ में आए। कॉपी सामने रखें और कॉपी पर नोट्स को कॉपी करते रहें और बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो चीजें उसे उतनी समझ नहीं आ पाती। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपके लिए यही है कि बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सब कुछ लिख कर पढ़ें। एक फायदा इस वीडियो लेक्चर का आपको यह मिलेगा कि आप जब चाहें उस लेक्चर को दोबारा या और भी बार सुन सकते हैं, ताकि अगर कोई चीज आपके दिमाग से निकल भी जाए तो वो चीज दोबारा आपको समझ में आ जाए। एक बार जब आप खूब अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपकी ड्यूटी है कि आप किसी अच्छे पैकेज से या किसी अच्छी किताब से उसके प्रॉब्लम्स को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, पास ईयर के सवालों को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी समझ और बेहतर हो जाए और आपको यह बात समझ में आने लग जाए कि अगर पास ईयर में जो आए हुए सवाल हैं वो आप सॉल्व हो रहे हैं तो कमोवेश ऐसे ही सवाल आने वाले वर्षों में भी नीट की परीक्षा में आएंगे, और जब आपसे सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ने लग जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th क्लास के लिए पहला चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को खूब अच्छे से समझने के लिए वेक्टर्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। अभी जो वीडियो लेक्चर सीरीज लॉन्च हुआ है उसमें वेक्टर्स भी है, तो अगर आपको कोई कठिनाई हो रही हो या आप भूल गए हो तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन से पहले इसको पढ़ लेते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q या कैपिटल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, आपने पहले भी सुना और देखा और ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी इसका मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। यूनिट्स इन डायमेंशन चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा होगा और सीखा भी होगा। उसके बाद चले आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला कि चार्ज दो तरीके का हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज, आप जानते भी हैं पहले से। दूसरी प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करता है दूसरे को। लाइक चार्जेस को अगर हम पास में लाए तो दोनों में रिपल्शन होगा, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस को हम पास में लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ये काफी कॉमन ऑब्जर्वेबल फेनोमेना है। थर्ड पॉइंट पे चले आते हैं चार्ज कंजर्वेशन। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडरेशन में लेते हैं तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। मतलब नेट चार्ज आप कभी भी देख लें, अल्टीमेटली वो चाहे ट्रांसफर कितना भी हो जाए सिस्टम के अंदर, लेकिन नेट चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इनवेरियंस। चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। आप आगे चल के सीखेंगे कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। किसी बॉडी का स्पीड कितना भी हो जाए, कंपैरेबल टू लाइट भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उसके मास पे फर्क पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी है चार्ज क्वांटाइजेशन।
Charge of any body can be expressed as integral multiple of small e, elementary charge, where small e is 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है कैपिटल Q is equal to small n times e। इसका मतलब है किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉल e का, जहां स्मॉल e का वैल्यू आप जानते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे ऐसा समझिए कि अभी हमारे मार्केट में जो सबसे छोटा जो सिक्का अवेलेबल है रुपए पैसे के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 1 रुपए का सिक्का अवेलेबल है। तो अगर एक्सप्रेस करना होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो तो 1 रुपया ही होगा ना। या आज से कुछ समय पहले पैसे में एक्सप्रेस करते थे कि हाँ 501 रुपए और 90 पैसे, तो उसमें क्या किया हमने कि 1 पैसे को सबसे छोटा यूनिट माना, यानी उसी के मल्टीपल में बाकी सब एक्सप्रेस है। ठीक उसी तरह से चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्मॉल ई, और किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इसी के टर्म्स में एक्सप्रेस रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। छठी प्रॉपर्टी पर आते हैं, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसको हम कॉमन भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। कि कोई चार्ज अगर स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद लिखा है कि इफ मोशन इज अनएक्सेलरेटेड बॉडी डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इफ मोशन इज एक्सेलरेटेड बॉडी रेडिएट्स एनर्जी। अगर मोशन है तो मोशन दो तरीके का हो सकता है, या तो मोशन अनएक्सेलरेटेड होगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, या फिर एक्सेलरेशन के साथ होगा यानी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होगा। तो मोशन अगर अनएक्सेलरेटेड है तो बॉडी कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो बॉडी नेसेसरली एनर्जी रेडिएट करेगा। हम चाहे तो इसको समराइज कर सकते हैं कि कोई चार्ज अगर स्टेशनरी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। कोई चार्ज अगर मोशन में है तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब मोशन दो तरीके का हो सकता है, अगर अनएक्सेलरेटेड है कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो फिर एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की जो आपको दिमाग में रखना जरूरी है। कुछ और पॉइंट्स पे हम गौर कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जब हम चार्ज ट्रांसफर आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बॉडी पे चला जाता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता है। उसके बाद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज हमेशा ही मास के साथ ही होगा। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है इसका सीधा मतलब है कि उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। मतलब अगर किसी बॉडी पे मास है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस बॉडी पर चार्ज भी होगा। आप देख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब अगर चार्ज अगर बॉडी है तो उसका मास नेसेसरली होगा, अगर बॉडी में मास है तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी चार्ज ही हो सकता है कि वो बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमें ये कतई नहीं समझना है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब उस पे कोई चार्ज ही नहीं है। बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बॉडी पर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो होगा अगर उस बॉडी को हम न्यूट्रल कहते हैं। अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन एंड नॉट अट्रैक्शन, एज अट्रैक्शन में अकर बिटवीन न्यूट्रल मासेस आल्सो। मतलब कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है कि नहीं है इसका सटीक टेस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इसका सटीक टेस्ट रिपल्शन है। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों आखिर। समझने की बात यह है कि अगर अनचार्ज बॉडीज हैं उनके पास सिर्फ मास है, हम ग्रेविटेशन में इस चीज को बखूबी पढ़ते हैं कि अगर दो बॉडीज में मास है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ही, फीबल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो हम सीखते हैं ग्रेविटेशन में। तो अगर बॉडी अनचार्ज है तो ही उसमें अट्रैक्शन हो सकता है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा ही। हाँ, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होता है अगर प्लस और माइनस चार्ज हो, मतलब कि अनलाइक चार्जेस हो, जो हमने सीखा है पहले। लेकिन अगर बॉडी अनचार्ज भी है, बॉडी में कुछ मास है, तो हो सकता है कि दोनों में अट्रैक्शन हो। तो अट्रैक्शन हो रहा है ये श्योर शॉर्ट टेस्ट नहीं है कि बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन किस में पॉसिबल है? न्यूट्रल मासेस में तो रिपल्सन होगा नहीं। तो रिपल्सन किस में पॉसिबल है? रिपल्सन पॉसिबल है लाइक चार्जेस में, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज हो, सिमिलर नेचर के चार्जेस हो, तो उनमें रिपल्सन होगा ही। और अगर रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द
श्योर शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन श्योर शॉर्ट टेस्ट है, अट्रैक्शन श्योर शॉर्ट टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। For a body v is very less in comparison to c speed of light and v is speed of body, then specific charge q by m is equal to constant। अब कुछ समय पहले जब चर्चा कर रहे थे कि जैसे आप एक बात और जानते हैं, आपने मास एनर्जी कन्वर्जन कभी सुना होगा नाम, या आगे चल के आप सुनेंगे भी कि अगर किसी बॉडी का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो जाता है तो मास और एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होता है, मास बॉडी का कांस्टेंट नहीं रह जाता है, ये आप बाद में सीखेंगे। लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में भी सीखा, मैं जिक्र कर रहा था कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी का वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वो बॉडी के वेलोसिटी पर कभी डिपेंड नहीं करता है, चाहे बॉडी की वेलोसिटी लाइट के कंपैरेबल ही क्यों ना हो जाए। और अगर बॉडी की जो स्पीड है वो लाइट से काफी छोटा है तो मास भी कांस्टेंट रहेगा, मास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बॉडी की स्पीड लाइट से काफी कम है तो मास भी कांस्टेंट और चार्ज भी कांस्टेंट। तो एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, जिसका इस्तेमाल आगे होगा फिजिक्स में। स्पेसिफिक चार्ज होता है रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी बाय मास ऑफ बॉडी। तो अगर चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो उन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट हो ही जाएगा। लास्ट है कि चार्ज कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड विद हेल्प ऑफ गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। अब नाम सुना होगा, या अगर आप 12th में जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में आप करेंगे कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं और वो चार्ज की मात्रा कितनी है। एक बेहद आसान सवाल करने जा रहे हैं। सवाल है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 2 कूलम चार्ज। हमने सीखा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ स्मॉल e, वेयर स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी q बराबर ne हम पहले से जानते हैं। तो हमसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्मॉल n पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं कैपिटल Q बाय स्मॉल e। कैपिटल Q सवाल में दिया है 2 कूलम्स और स्मॉल e का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अगर उसको काटना चाहें तो 0.4 से हम काटते हैं तो ये 5 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, यानी 1.5 को 4 से डिवाइड करें 1.25 और अगर ये ऊपर चला जाए 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 कूलम चार्ज। तो इस तरह से कोई बेसिक सवाल आए तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज ट्रांसफर के 3 तरीके अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। जैसे अगर आप किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है उनके बीच में और चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है मैं उसका मैकेनिज्म आपको बताऊं कि सपोज मान लीजिए कि 2 बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी है। अगर हम दोनों को रब करते हैं, रब करने से हमने सीखा था कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। मान लीजिए कि बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बॉडी बी में चले गए, बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बॉडी बी में चले गए, मतलब बॉडी बी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो अगर बॉडी बी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब बॉडी बी अब नेगेटिवली चार्ज है और बॉडी ए में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए से जंप करके बॉडी बी में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ए में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी बॉडी ए अब नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा बल्कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है। अगर हम दोनों को रब करते हैं, मान लीजिए कि बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बॉडी बी में चला जाता है, बॉडी बी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी नेगेटिवली चार्ज और बॉडी ए में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा। उसका एक एग्जांपल यहां दिया है, व्हेन वी रब ग्लास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ, दो बॉडीज आपको दिख रहा है, एक ग्लास रॉड है दूसरा सिल्क क्लॉथ है, then electrons from the rod is transferred into silk cloth and hence the former becomes positively charged and the later negatively charged। यानी कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ पे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके सिल्क क्लॉथ पे चला जाता है, यानी सिल्क क्लॉथ में एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग का केस था। उसके बाद हम कांटेक्ट वाली चीज ले लेते हैं, काफी आसान। अगर मान लीजिए पहले से कोई न्यूट्रल यहां दिख रहा है आपको
कोई बॉडी है, यहाँ से हम एक रॉड लेके आते हैं जिसपे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है कॉन्टैक्ट में डाल दिया है हमने, इसलिए सेम नेचर का चार्ज प्लस चार्ज यहाँ पर इस पे चला आता है बॉडी पे। और यहाँ पे एक इंसुलेटेड स्टैंड हमने लगाया है। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए लगाया है कि अगर ये इंसुलेटेड नहीं होता तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ में। हम आगे चल के सीखेंगे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्या होता है कि कैसे उसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। फिलहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड नहीं होता तो सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में। अब इस रॉड को हम हटा भी देते हैं तो भी इस पे प्लस चार्ज जो है वो मेंटेन रहेगा, उसकी अर्थिंग नहीं होगी, वो अर्थ में नहीं जाएगा। तो सिमिलर नेचर का चार्ज हम देख सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ है। ये आफ्टर रिमूविंग द रॉड मैट्रिक्स है। हमने लिखा है कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज of insulated stand which prevents charge from moving to earth. चार्ज को अर्थ में नहीं जाने देता है ये इंसुलेटेड स्टैंड, इसलिए चार्ज कांस्टेंट रहता है। तीसरा हमारा तरीका है वो है इंडक्शन का, काफी इंटरेस्टिंग है। इस इंडक्शन में हम क्या सीखते हैं कि पहले से कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पे मान लीजिए एक रॉड लेके आते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है हमने इसमें कांटेक्ट में नहीं लाया है, इसमें यहाँ कांटेक्ट में आया है, यहाँ हमने कांटेक्ट में नहीं लाया है। ये बॉडी पहले से न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। नहीं, हमने सीखा है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब कि बॉडी पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज का रॉड इस बॉडी के पास लेके आए तो इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ और नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा। अभी भी ये रॉड यहीं पर है, ये रॉड अवेलेबल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस इलाके में और इधर वाले इलाके में नेगेटिव चार्ज है। अब हमने इसकी अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग कर दी है मतलब इधर का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा अर्थिंग करने की वजह से। तो अब इस पूरी बॉडी पर जब इस रॉड को हटा भी देते हैं अर्थिंग के बाद सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज कोई रॉड लेके आते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी के पास तो पहले पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ इस तरफ, ऑपोजिट साइड में रिपेल होकर नेगेटिव चार्ज चला आएगा। उसके बाद हम इस तरफ देखते हैं कि हमने अर्थिंग कर दी है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो खत्म हो जाएगा अर्थिंग की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ है। तो अब हमने रॉड को भी हटा दिया है, अर्थिंग को भी हटा दिया है, तो हम गौर कर सकते हैं कि इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है। गौर करने की बात यह है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट में सिमिलर नेचर का चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर आप नेगेटिव चार्ज रॉड को लेके पास में आते हैं तो फाइनल जो चार्ज आएगा उस बॉडी पर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी नेगेटिव चार्ज को लेकर आए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नोटिसेबल बात है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम लोग तो छोटे सवाल अब कर लेते हैं। पहला सवाल है कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो लाइक चार्ज एक आपस में अट्रैक्ट हो सकता है? आपके मन में ख्याल आएगा ये कैसा वित्तों सा सवाल है? हमने तो प्रॉपर्टी में ही सीखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक सीखा था आपने, लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह पॉसिबल है। तो इसका जवाब आप कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? Yes, if a bigger charge is brought closer to a smaller charge, then there can be feeble attraction as shown. अगर किसी बहुत larger magnitude के चार्ज को, similar चार्ज को, अगर किसी बहुत smaller magnitude के चार्ज के पास लाते हैं तो feeble attraction हो सकता है। मैं यहाँ explain करता हूँ कि ये कैसे possible है। ये ऐसे possible है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत ज्यादा magnitude है, इस पे प्लस है, और कहीं एकदम छोटा सा कोई चार्ज है, इस पे प्लस। किसी बॉडी पर अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब है कि उस बॉडी में माइनस चार्ज एब्सेंट है, ये सोचना गलत है। अगर किसी बॉडी में आपको प्लस चार्ज दिखाई देता है इसका मतलब उस बॉडी में जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग है। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है इसका मतलब है कि उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम दोनों को बहुत करीब लेके चले आते हैं, अगर हम दोनों करीब लेके चले आते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज लार्जर बॉडी है और हम इसके करीब ले आते हैं इस बॉडी को, तो जब हम इस छोटी सी बॉडी को ले आते हैं तो एक नोटिसेबल बात क्या होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस बॉडी का वो रिपेल हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज से और इस कोने पे चला आएगा, और इस बॉडी में जो कम ही नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ चला जाएगा। तो यहां हम गौर कर सकते हैं
कि इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, इसलिए स्मॉलर बॉडी का पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर उस कोने पे चला गया, और जो स्मॉलर बॉडी है उसका नेगेटिव चार्ज इस कोने पे अट्रैक्ट होकर चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह एकदम फीबल अट्रैक्शन पॉसिबल है, फीबल अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये एक अपवाद, एक एक्सेप्शन आपने देखा। उसके बाद हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल में पूछा गया है कि डज मास चेंज ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। अभी जस्ट हमने चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन पढ़ा था कि कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, दोनों को रब करते हैं तो मान लीजिए बॉडी ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उड़ के चले जाते हैं बॉडी बी में, ट्रांसफर हो जाते हैं कांटेक्ट में आने पर। तो बॉडी बी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन का मास काफी छोटा होता है, आपने केमिस्ट्री में सीखा है, लेकिन कुछ होता तो है ना। तो अगर बॉडी ए से निकल के कुछ मास चला जाएगा, अगर बॉडी ए से निकल के कुछ मास चला जाएगा बॉडी बी पर, इसका मतलब है कि बॉडी बी में एक्स्ट्रा हो गया, रब करके हमने वहां छोड़ दिया है, तो बॉडी बी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब कि बॉडी बी पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ चुकी है, इसलिए बॉडी बी का मास थोड़ा बढ़ गया है और बॉडी ए का मास थोड़ा सा घट गया है। तो हम कह सकते हैं कि यस, मास चेंजेस स्लाइटली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत कारगर होता है। कूलम्ब्स लॉ का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two static point electric charges kept at some separation is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the point charges. मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम अगर ऐसा मानते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और कुछ सेपरेशन रखा है Q2, हम ऐसा मानते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल r। तो अगर चार्जेस है तो हो सकता है कि दोनों सिमिलर नेचर के हो सकता है दोनों डिसिमिलर नेचर के हो। तो अगर सिमिलर नेचर के हैं मान लीजिए प्लस प्लस, तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, यानी राइट की तरफ हो जाएगा, और Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा, यानी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स हो सकता है दोनों के बीच में अगर दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स हो सकता है अगर दोनों ही डिसिमिलर नेचर के चार्ज हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस। मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी ये फोर्सेस लगेंगे इनके बीच में, हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, ये जो फोर्सेस लगेंगे, ये फोर्स लगेगा वो along the line joining the two point charges होगा। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि this force acts along the line joining the point charges, इसका मतलब यही है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा along the line joining the two point charges। एकदम सिंपल सी बात है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं कि कूलम ने कहा इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो force of interaction, this force of interaction is directly proportional to the product of charges, that is Q1 Q2 magnitude ले रहे हैं, and it is inversely proportional to the square of distance between them। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि this electrostatic force of attraction or repulsion whatever it be is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर इस proportionality साइन को हटा के हमें इनको एक साथ लेना है तो हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल के और लिखते हैं k q1 q2 by r plus square, ये है f की वैल्यू, जहां वेयर जो स्मॉल k है इसका नाम होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसका नाम होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। इस स्मॉल k का जो वैल्यू है वो होता है लगभग 8.988 into 10 to the power 9, या राउंड ऑफ करके हम सीधा 9 into 10 to the power 9 कह सकते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो k को इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ न्यूटन है, अगर ये आके मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों ही आके डिवाइड होगा तो पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम इसके यूनिट को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं और k के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो k है उसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दिमाग में रखने की चीज है कि स्मॉल k का वैल्यू हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस एप्सिलॉन नॉट का भी एक नाम होता है, काफी इस्तेमाल होगा फिजिक्स में। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट चीज है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम भी हम कह सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका नाम है स्टर। इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लिखते हैं 8.85 into 10 to the power -12 और ये रेसिप्रोकल होगा इसका यूनिट k का। अगर k न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइड करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो इस तरह से आपने कूलम्स लॉ सीखा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, सिमिलर नेचर के होंगे तो रिपल्शन और डिसिमिलर नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्मॉल k की बात करें तो स्मॉल k यहाँ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, यूनिट हम निकाल सकते हैं। इस स्मॉल k को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है, एक कांस्टेंट टर्म है और उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू इतनी होती है। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्शन फोर्स का होता है। इससे पहले वाले सेगमेंट में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सीखा था कि मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन डायरेक्शन जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो यहां हम देख सकते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो F12 है ये Q1 पर फोर्स है Q2 की वजह से। लिख दिया है हमने कि F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और उसी तरह से जो F21 है फोर्स वो Q2 चार्ज पर है Q1 की वजह से। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 हमने ऐसा फिलहाल माना है कि दोनों के दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, दोनों पर ही रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर हम एक्सप्रेशन देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि F12 is equal to KQ1 Q2 by R square। ये मैग्नीट्यूड सीखा था, उसमें हम एक पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर्स में आपने ये सब सीखा होगा कि R21 कैप, where R21 कैप is unit vector and it is from Q2 to Q1। ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि Q2 पॉइंट चार्ज से Q1 पॉइंट चार्ज की तरफ है, तो इससे F12 हमारे सामने एक फोर्स चलाता है। उसके बाद अगर हम F21 का एक्सप्रेशन देखना चाहें, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन आप राइट की तरफ देख रहे हैं, दिस इज अलोंग R12 और यहाँ एक यूनिट वेक्टर ने लगा दिया R12 यूनिट वेक्टर, जहां R12 यूनिट वेक्टर है और वो Q1 से किसकी तरफ है, Q2 की तरफ। ये हम आसानी से देख सकते हैं। अब अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन में देखने चले तो भी हमारे लिए आसान है। अगर हम दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 लेते हैं, उनके इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 है और यहां हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं। हमने वेक्टर्स हालांकि आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने ही वेक्टर्स पढ़ाया है, तो आप वेक्टर्स के लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा ट्रायंगल लॉ। उसी ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल के कंटिन्यूएशन में होते हैं, यानी टेल हेड, तो फिर पहले वाले की टेल से स्टार्ट करके लास्ट वाले के हेड तक जो आता है वो उसका रिजल्टेंट होता है। यानी यहां हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। सो ये जो R21 है उसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 को, ये उस पार चला जाएगा। हमने सीखा है कि जो F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, उसको हम F12 लिखते हैं और KQ1 Q2 बाय R का स्क्वायर जो कि उनके बीच का डिस्टेंस है, और हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं R21 कैप। ये हमने यहां सीखा है, जहां R21 कैप इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 और इसका वैल्यू हमने यहां निकाला है। अब इसको अगर हम यहां पुट कर देते हैं और करिएगा यहां हमने वेक्टर पुट किया है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो यहां हमको उसके मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड करना पड़ रहा है। यानी
मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड करने का सीधा मतलब है कि यहाँ एक और मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड और ये क्यूब दोनों करके स्क्वायर बच जाएगा। यानी अगर ऊपर हम वेक्टर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड करते हैं, और अगर हम ऊपर एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो नीचे हमको बस मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। दोबारा बता कि अगर ऊपर हम एक वेक्टर लेते हैं तो नीचे मैग्नीट्यूड के क्यूब से, क्योंकि इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना, जो इससे कट के यहाँ के q1 q2 by r स्क्वायर बचेगा। और अगर यहाँ हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमने सीखा है फिजिक्स में अल्टीमेटली हर एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो इस तरह से हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखा है। हालांकि हम जब अपने सवालों को देख रहे होंगे तो उस समय हमें एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि फोर्सेस का डायरेक्शन किस तरफ है, और जब हम समेशन ले रहे होंगे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले रहे होंगे तो हमारे लिए बेसिक जो हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा है उससे बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा।